हेलो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस चलते हैं अब आगे। सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है। एक आइसोथर्म हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज फ्रोंडलिच आइसोथर्म। और अब हम लोग करने वाले हैं लैंगम्यूर आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप गाइस मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? तो प्लीज आप एक बार मुझे जरूर बताएं। हेलो, हाय, हाउ आर यू गाइस। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सर आवाज नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है? आवाज नहीं आ रही है, लैग कर रहा है। प्लीज आप एक बार मुझे बताएं कि अभी सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। साउंड नॉट मैचिंग। सभी एक बार अब गाइस बताइए कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब कुछ प्रॉपर है ना? सो शैल वी स्टार्ट? सिंक्रोनाइज है ना? चलो तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। अभी आई थिंक बहुत सही तरीके से अभी मैच हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ये एक लाइव सेशन है, ठीक है। सो इस लाइव सेशन में आप लोगों को अब मैं क्या करवाने वाला हूं, लैंगम्यूर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट टाइम तक हम लोग फ्रोंडलिच का आइसोथर्म पढ़ चुके थे। और आप लोग याद करो, सिर्फ मैंने फ्रोंडलिच आइसोथर्म नहीं करवाया था, आपको मैंने उसके साथ साथ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी करवाई थी कि एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम मैंने आपको वहां पर किस तरह से एड्सॉर्बेट का नेचर एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करता है वो भी करवाया था। तो आज आप लोगों को मैं दो पर्टिकुलर टॉपिक क्लैरिफाई करूंगा। एक तो हम लोग यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखो, एक तो हम लोग यहां पर क्या देखने वाले हैं, लैंगम्यूर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने वाले हैं, ठीक है। एक तो लैंगम्यूर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने वाले हैं। दूसरा एक चीज का जवाब मैं और दूंगा, एक चीज का जवाब मैं और दूंगा कि कल हम लोगों ने कहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का जितना ज्यादा हो, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का जितना ज्यादा हो, ठीक है, उतना ही आसानी से वो गैस लिक्विफाई होती है और एट द सेम टाइम, ठीक है, उतना आसानी से लिक्विफाई होती है और उसका एड्सॉर्प्शन भी आसान होता है। सो कल मुझसे एक सवाल किसी ने पूछा था, ठीक है, तो वो दोनों चीजों का मैं जवाब दूंगा, तो ध्यान से उसको देखना, ठीक है। सो चलो गाइस फटाफट से सबसे पहले लैंगम्यूर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखते हैं। सो एज यूजुअल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लैंगम्यूर का मैच करता है, मतलब स्टेटमेंट तो ओवरऑल वही है जो कि फ्रेंडलिच ने कहा था, लेकिन उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो थोड़े डिफरेंट है। अगेन यहां पर लैंगम्यूर आइसोथर्म भी यही कहता है कि जो पार्ट एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब होता है, कहां पर? एड्सॉर्प्शन के एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, एक्चुअली वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। लेकिन देखो लैंगम्यूर ने जब अपना आइसोथर्म दिया था तो वहां पर क्या थे, वहां पर कुछ ना कुछ क्या थे, कुछ ना कुछ वहां पर एजम्पशंस थे, तो वो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्या कहता है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान लगाना फटाफट से। नाउ लैंगम्यूर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत अच्छे तरीके से देखना। इसने क्या अज्यूम किया था लैंगम्यूर ने अज्यूम किया था कि जब भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर, जब भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर बनाएगा। ये एड्सॉर्प्शन का उसका अजम्पशन था, किसका? लैंगम्यूर का, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसने अपने अजम्पशन को मानते हुए कैलकुलेशंस की थी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बड़े ध्यान से आप देखना। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि एक्चुअली लैंगम्यूर का आइसोथर्म क्या था। उसका अजम्पशन तो आपने देख लिया। उसका अजम्पशन क्या है कि यहां पर जो एड्सॉर्बेट है वो सिर्फ एक ही लेयर बनाएगा सरफेस पे। उसका मतलब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करो। देखो अब सब लोग अपनी कॉपी में बड़े अच्छे तरीके से लिखना हो उसको, ठीक है, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास है ना ये सरफेस है, ध्यान से उसको देखना, ये हमारे पास सरफेस है किसका? एड्सॉर्बेंट का। नाउ दिस इज एड्सॉर्बेंट, मैं लिख देता हूं, ये है एड्सॉर्बेंट, ओके। और ये जो एड्सॉर्बेंट है ये उसका सरफेस है और सरफेस पर पार्टिकल्स आके चिपकेंगे। मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई देखो इसमें यहां पर थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस बनाते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से उसको देखो, ये स्पेसेस हैं सरफेस की जिसको अपन यूं दिखा देते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब होंगे, ओके। सो ध्यान से इसको चेक करते रहना। तो ये सरफेस पर जगह है जिसपे आके एड्सॉर्ब होंगे। अब मान लेते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स आए,
ठीक है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, ध्यान से उसको चेक करना, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं जो कि इस गैस के इस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्ब होने वाले हैं। नाउ दीज आर गैसेस पार्टिकल्स, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, इसके लिए कोई आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, इट्स रियली वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सरफेस पर आके एड्सॉर्ब होंगे। ओके, अब देखो मजे की बात क्या है, यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ध्यान देना, यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं बच्चों, जो यहां पर एक्चुअली बोर्ड एग्जाम की अपने नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहां पर आप लोग फोकस करो, जो सिर्फ पढ़ने आए ना, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो बोर्ड पे ध्यान दो, और प्लीज जो पढ़ने नहीं आए, जिनको अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, जो यहां से चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। सिर्फ पढ़ने वाले लोग जो यहां पे ध्यान दे रहे हैं वो ध्यान दो, ठीक है। सो चलो देखो, यहां पर बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एड्सॉर्प्शन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, एंड डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर, भाई यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स नीचे भी आएंगे और इन पर्टिकुलर स्पेसेस पे घुस भी जाएंगे इस तरह से। ओके, ये देखो, ये नीचे आए और इन पर्टिकुलर स्पेसेस पे आके जगह भी बना ली, इट्स फाइन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आए, मतलब आ रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं तो मतलब एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और ये भी पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं, मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों होते रहता है, ये तो फैक्ट है। भाई यहां पर एड्सॉर्प्शन होगा तो डिसॉर्प्शन भी साथ ही पैरेलली होगा। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर उसने ये माना कि लेट अस सपोज यहां पर n साइट्स हैं जहां पर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो सकते हैं, देयर आर n साइट्स जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, ध्यान देना। सो यहां पर n साइट्स हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है। ओके, तो यहां पर n साइट्स उसने मान ली। अब बहुत ध्यान से फोकस करना, यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं लैंगम्यूर का आइसोथर्म कि उसने क्या किया था, और अगर आपने ये समझ लिया, यस एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये तो मैंने पहले ही करवाया था, एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, एड्सॉर्ब हो सकता है तो डिसॉर्ब भी हो सकता है। आया सबको समझ में? अब ध्यान दो, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस पर आपकी गैस एड्सॉर्ब हो सकती है तो डिसॉर्ब भी हो सकती है, और एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों के दोनों फिनोमिना वहां पे चल रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर उसने क्या कहा, यहां पर n साइट्स हैं जो अवेलेबल है। टोटल साइट्स कितनी हैं? टोटल साइट्स उसने n मान ली जहां पर आपका एड्सॉर्प्शन हो सकता है। इसको बहुत ध्यान से समझना, टोटल n साइट्स हैं जहां पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब आप जरा सोचो, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की, क्योंकि यहां पर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पढ़ रहे हैं। एड्सॉर्प्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फिर डिसॉर्प्शन की बात करेंगे। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। अब आप खुद से सोचो कि एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। आप जरा सोचो, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ये जो गैस है हमारे पास, इसको ए गैस बोल देते हैं। ए गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर पीए ले लेते हैं, ए गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एड्सॉर्प्शन के केस में आई कैन इजीली से दिस थिंग, मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ROA, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर बनाया जाएगा, एंड द रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। दैट्स इज रियली वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब देखो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, एंड एट द सेम टाइम आप खुद से सोचो, एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा जितनी साइट्स अवेलेबल होंगी। खुद से सोचो, अगर मान लो यहां पे साइट ही अवेलेबल नहीं है तो क्या एड्सॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर एड्सॉर्प्शन साइट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना, दैट द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट्स। सरफेस पर कितनी साइट अवेलेबल है, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर जितनी साइट अवेलेबल होंगी वहीं पे एड्सॉर्प्शन होगा। जो साइट भर चुकी है, जैसे ये वाली भर चुकी है 1 2 3 4 5, यहां पर एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि वो पहले कह चुका है ये सारा का सारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअली क्या है, मोनोलेयर में बनेगा, मतलब एक ही लेयर बनाएगा एड्सॉर्प्शन। ओके, ये अजम्पशन उसने मान के चला था। तो आप खुद से ही सोच लो कि यहां पर जो एड्सॉर्प्शन है वो भरी हुई साइट में तो होगा नहीं, इसका मतलब जो अवेलेबल साइट है या खाली साइट है उसमें होगा। और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट। जितनी साइट अवेलेबल होंगी उस पे। अब बताओ टोटल साइट कितनी है, n। अब सवाल है कि अवेलेबल साइट कितनी है। अगर n टोटल साइट है तो अवेलेबल साइट कितनी है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, वी हैव अ वंडरफुल कांस्टेंट ओवर हियर, वेरिएबल सॉरी, एंड दैट इज थीटा। अब आप लोग कहेंगे सर थीटा क्या है, जरा ध्यान से समझना। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कांस्टेंट, now look at it, that is theta, the value of new variable, sorry, so this is a value theta। अब ये theta क्या है उसको जरा समझ लें हम लोग, बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको रिवाइज करा दूंगा पर पहले ध्यान से आप देखो। ओके, सो यहां पर हमारे पास सवाल ये है कि अवेलेबल साइट कितनी है, तो टोटल साइट तो बच्चों n थी, वो मैंने आपको बता दिया, बट टोटल साइट तो अवेलेबल नहीं होंगी। अब सवाल है कि अवेलेबल साइट कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक और वेरिएबल है थीटा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है उसको समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा। दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे टोटल साइट्स, ओके, और न्यूमरेटर में लिखोगे साइट्स ऑक्यूपाइड। अब आप खुद से सोचो, दिस रेशियो इज कॉल्ड थीटा। भी कितनी साइड ऑक्यूपाइड कर ली गई हैं डिवाइडेड बाय टोटल साइट कितनी है, इस रेशियो को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि टोटल साइट तो n है, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल्स टू साइट्स ऑक्यूपाइड, ओके, साइट्स ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल साइट कितनी है n, वो वैल्यू रख दी मैंने। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ कि साइट ऑक्यूपाइड कितनी हुई हैं, तो यहां पर निकाल लो साइट्स ऑक्यूपाइड, ध्यान से समझना, साइट कितनी ऑक्यूपाइड हुई हैं विच इज इक्वल्स टू थीटा इनटू n, यस और नो, इट्स रियली वेरी सिंपल, दैट इज थीटा इनटू n। टोटल साइट कितनी है उसमें से साइट कितनी ऑक्यूपाई की गई है, दैट इज कॉल्ड थीटा। और इसको आप कंपेयर कर सकते हो फ्रूडलीच की x/m वैल्यू से, इसको आप कंपेयर कर सकते हो फ्रूडलीच की x/m वैल्यू से। बच्चों x/m भी तो वही था जो थीटा कह रहा है, m माने मास कितना है सरफेस का या फिर एब्जॉर्बेंट का, एंड x क्या है, दैट इज सॉल्यूट ने कितना कवर किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंड x/m इज directly equals to theta in the case of Langmuir. Now this is really very important, okay? So यहाँ पर x/m is equals to theta है, वो थीटा का मतलब क्या होता है, साइट ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइट। तो टोटल साइट कितनी है n, वो वैल्यू मैंने रख दी, तो साइट ऑक्यूपाइड कितनी आ गई, थीटा n। अब सवाल ये है कि अगर साइट ऑक्यूपाइड थीटा n है तो बताओ कितनी साइट बची। अब आप ध्यान से इसको देखो, यहां पर लिखा है अवेलेबल साइट्स, ध्यान से समझो, और वो हमें निकालना है, तो उस पर फोकस करो, लाइव चल रहा है, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। सो यहां पर देखो, सो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अब देखना हमें अवेलेबल साइट कितनी है, तो बताओ टोटल साइट कितनी थी n में से आपने कितनी ऑक्यूपाई करवा दी, n थीटा। सो अगर n में से n थीटा निकाल दूं तो इसका मतलब मुझे अवेलेबल साइट मिल जाएगी। दिमाग लगाओ भी, टोटल जगह थी n, इस पूरे सरफेस पर टोटल जगह थी n, और उस n में से आपने ऑक्यूपाई करवा दी n थीटा। सो n में से अगर आपने n थीटा निकाल दिया तो आपके पास अवेलेबल साइट आ जाएंगी, यस और नो, इट्स रियली वेरी सिंपल, ओके। सो अब जरा ध्यान से इसको देखो, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n 1 माइनस थीटा। अब इसको नोट डाउन करते रहना। तो अब जरा ध्यान से देखो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, फर्स्ट वन, मैं इसको बंद कर रहा हूं बॉक्स में, and the rate of the gas is actually depends upon the available site also. So we have two factors right now कि rate of adsorption एक तो प्रेशर पे डिपेंड करता है और दूसरा rate of adsorption डिपेंड करता है कि भैया अवेलेबल साइट कितनी है, सही बात है। तो अब जरा ध्यान से इसको देखो, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कंबाइन वे से, तो कंबाइन वे से मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। सो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो आ गया प्रेशर PA और दूसरा आ गया अवेलेबल साइट ये वाली, ठीक है, इनटू n 1 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से देखो,
एज यूजुअल मैंने आपसे कहा था कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन पैरेलली चलते रहते हैं, और जो एड्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PA इंटू N1 माइनस थीटा। ओके, अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कुछ नया कांस्टेंट लगाओगे, एंड रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के केस में अपन कांस्टेंट ले लेते हैं KA, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट। ओके, अब ये किसके बराबर होगा, KA इंटू PA इंटू N1 माइनस थीटा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस करो कि क्या हो रहा है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये हमारे पास निकल गया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी। सब लोग बहुत ध्यान से देखो कि यहां क्या हो रहा है, और रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया तो आपको यहां से फ्रूडलिच वाला आइसोथर्म भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रूडलिच वाला आइसोथर्म भी यहां से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फोकस करो कि यहां क्या लिखा जा रहा है, इट्स रियली वेरी सिंपल। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ द गैस, एंड रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा अवेलेबल साइट पे। अवेलेबल साइट कितनी थी, टोटल साइट में से ऑक्यूपाइड साइट निकाल दी तो अवेलेबल साइट आ गई हमारे पास। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो PA इंटू N इंटू 1 माइनस थीटा के इक्वल। थीटा क्या होता है, थीटा x/m के बराबर है। ये देखो थीटा की वैल्यू, साइट ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइट, इट्स रियली वेरी सिंपल। आप फ्रूडलिच के थ्रू इसको आप x/m से भी कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब थीटा सीधे आपको x/m की वैल्यू बता रहा है एंड नथिंग एल्स। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो यहां पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने निकाल लिया। अब आप देखो अगर हमने रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकाल लिया है तो यहीं से हम लोगों को रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी देखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जरा फोकस करना। ओके, नाउ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन का मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों पैरेलली चल रहे हैं। मैं इसको इस तरफ दोबारा लिखता हूं, जरा ध्यान से समझना है इसको जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पर एड्सॉर्प्शन, ओके, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन पैरेलली चलते हैं रिवर्सिबली। ओके, एड्सॉर्ब भी होने लगता है, डिसॉर्ब भी होने लगता है, ये दोनों चलते रहते हैं। अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट KA बोल दिया, डिसॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए डिसॉर्प्शन कांस्टेंट आप K भी बोल सकते हो। जो K का यूज तो मैं पहले कर ही चुका हूं, ये देखो ये K का यूज मैं कर चुका हूं। नाउ विल टॉक अबाउट रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब आप बताओ कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा। आप खुद से सोचो, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि भैया कितनी साइट भरी हुई है जहां से डिसॉर्प्शन होना है। खुद ही सोचो, यहां से आपको जगह खाली करनी है। अगर आपको बोलो कि चलो खाली करवाओ, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भैया यहां पर कितनी साइटें जो भरी हुई हैं। तो एक्चुअली खाली कराने का जो रेट है वो भरी हुई रेट पे डिपेंड करता है। मान लो आपको बोला आप एक बहुत बड़े गुंडे हो सपोज, अगर आपको बोला कि भैया जाके वो कॉलोनी खाली करवाओ, तो आप पूछोगे भाई कॉलोनी में कितने मकान है। आपकी रेट ऑफ खाली करवाना डिपेंड करेगा कि कॉलोनी में मकान कितने हैं। इसी तरह से यहां पर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि यहां पर टोटल ऑक्यूपाइड साइट कितनी है। समझ में आ गया? तो टोटल ऑक्यूपाइड साइट कितनी है, वो कितनी थी अभी निकाली थी। देखो साइट ऑक्यूपाइड थीटा n, आपकी रेट ऑफ डिसॉर्प्शन थीटा n पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n थीटा। कितनी भरी हुई हमारे पास साइट्स हैं, एक्चुअली रेट ऑफ डिसॉर्प्शन उस पर डिपेंड करेगा। और एक्चुअली रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n थीटा, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि साइट ऑक्यूपाइड कितनी थी, n थीटा। ये देखो नीचे नीचे, सो ये हमने यहां पर लिख दिया n थीटा। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज KB इंटू n इंटू थीटा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे कह रहा हूं नोट डाउन करो। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन आपस में क्या सीन है इनका। और ओवरऑल हमने रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी निकाल लिया है, ये रहा आपके सामने, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी निकाल लिया है। ये दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। सबको क्लियर हो गया यहां तक? सब लोग मैं इससे आपको मजे की बात है कि फ्रूडलिच का आइसोथर्म और लैंगमुइर दोनों आप इसे प्रूव कर सकते हो। समझ में आ गया? सो आप इसको नोट डाउन करो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप खुद से सोचो। एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को बराबर कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ये वाला कॉर्नर जिस पे डायग्राम बना के रखा हूं इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है।
तो अब जरा ध्यान से देखना है इसको, तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से उसको चेक करना भाई, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से इसको हटा रहा हूं और मैं अब आपको रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों को इक्वल करके आपको यहां पर फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं लैंगम्यूर का। नाउ व्हाट इज द फाइनल, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी प्रिंस, फ्रुंडलिच भी करा दूंगा, वो इसी के अंदर ही आएगा। तो फाइनल आपको मैं अभी लैंगम्यूर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं। अब आप काम करो, इक्विलिब्रियम के टाइम पे मैं नीचे लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा, सही बात है। अब आप एक काम करो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों को बराबर रख दो। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये रही, मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ए, ये रहा, जरा ध्यान से देखो, के ए, साथ में आ रहा है पी ए, ओके, पी ए, और साथ में आ रहा है एन 1 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, ये है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये रे। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है के बी एन थीटा, यस और नो, इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। अब ध्यान देना, यहां से ये n से ये n कैंसिल हो गया, n से ये n कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, देखो मैं कर रहा हूं इस kb को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो फाइनली यहां पर हुआ ka अपॉन kb, ओके, इंटू pa यहां पर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, सही है, और विच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, ये देखो उसको मैं वहां ले गया, कितना आसान है, देखो के ए अपॉन के बी, इस के बी को मैं यहां नीचे लेके आ गया, पी ए थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, बहुत नजदीक पहुंच गए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है। सो फाइनली अपन के अपॉन के बी, ये क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो उसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दो, तो फाइनली इसको बोलते हैं कंबाइंड बेसिक के, ओके, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट नाम दे दिया, साथ में लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ अ गैस विच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, ओके। अब आप एक काम करो, हमें तो थीटा चाहिए, हमें थीटा चाहिए, क्यों, याद करो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई एम, एक्चुअल में फ्रुंडलिच का जो आइसोथर्म था वो भी एक्स बाई एम ही था, तो हमें एक्स बाई एम की जो रिलेशन है वो प्रेशर से निकालनी है, इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से निकालने के लिए थीटा क्या करेंगे, इसको पहले उल्टा कर दो, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू पी ए, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया और यहां ले आया और उसको वहां ले गया, सो फाइनली क्या बन रहा है, देखो इसको उल्टा कर दिया और इसको यहां लेके आ गया, तो 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू पी ए, इजंट इट। अब ये थीटा क्या होता है मैं पहले ही लिख चुका हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, फाइनली यहां से हटा रहा हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको मैं कंप्लीटली सोल्व करा सकूं। तो देखो फाइनली बहुत नजदीक है हम लोग, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको सोल्व कर लो, यहां से क्या बनेगा, अब थीटा को आप क्या करो, डिवाइड करो, तो 1 अपॉन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू पी ए, ओके, सो यहां से 1 अपॉन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू पी ए, और साथ में आएगा +1, क्योंकि 1 को मैं उधर ले गया, सो यहां से 1 अपॉन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस के इंटू पी ए डिवाइडेड बाई के पी ए, सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया के इंटू पी ए, सो ये आ गया, सो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस के पी ए बन गया। सो फाइनली आंसर क्या आया वो मैं इस तरफ लिख देता हूं, सब लोग लिख लो। अब ये तो बहुत ही आसान है, यहां से थीटा चाहिए था हमें, थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा ये है, तो थीटा क्या होगा उसको उल्टा कर दो, थीटा इज इक्वल्स टू के, साथ में आ रहा है पी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी ए, ये लो। और एक्चुअली थीटा है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू है ये, जिसको हम लोग x बाई एम से कंपेयर कर सकते हो, तो फ्रुडलिच का आइसोथर्म ऐसे लिखा जाता है बुक में, दैट इज x बाई एम विच इज इक्वल्स टू थीटा विच इज इक्वल्स टू k इंटू पी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी ए, दिस इज लैंगम्यूर आइसोथर्म, एंड नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। मजे की बात यह है बच्चों की, इसी को यहां पर जो आपको K दिखाई दे रहा है, सब लोग फोकस करो ना, दिस इज लैंगम्यूर आइसोथर्म, यहां पर आपको जो K दिखाई दे रहा है वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, ओके,
गैस के नेचर पे और साथ ही साथ एड्सॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए उसने लैंगम्यूर ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिख दिया और फाइनली मॉडिफाई करने के बाद उसने ये लिखा, जरा देखो, सो x बाई एम विच इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखा उसने के ए इंटू पी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बी इंटू पी ए। उसने ए और बी नाम दे दिया, यहां पर के की जगह के ए लिख दिया, यहां पर के की जगह के बी लिख दिया, और उसने इसको, तो ये दोनों जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये जो दोनों कांस्टेंट है वो डिपेंड करते हैं आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे। इट्स रियली वेरी सिंपल। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं इस तरफ लिख देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 1 2 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली ये इसका टोटल है। अब मैं इस तरफ लिख देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जगह नहीं है हमारे पास, ले लिया। सो फाइनली इसको मैं नीचे से रब कर रहा हूं, ओके, एट इक्विलिब्रियम आप समझ ही गए होंगे, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं बच्चों। फाइनली कई बुक्स में इसको यूं भी लिखा जाता है दैट x बाई एम विच इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। तो आप घबराना मत, ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर k की जगह उसने a लिख दिया, kb की जगह उसने b लिख दिया, प्रेशर वही है, वो प्रेशर गैस का है, दैट्स इट। ओके, सो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, दिस इज x बाई एम और एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो दोनों कांस्टेंट हैं और एक्चुअली वो दोनों कांस्टेंट एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। बहुत सिंपल है, इज इट क्लियर? दिमाग में घुसाओ, वो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? अब कई लोग पूछ रहे वो दोनों सेम है या डिफरेंट, तो मैं फिर से कह रहा हूं, उसने यहां पे क्या किया, ये k की जो वैल्यू है वो तो उसने बता दी एड्सॉर्बेट पे डिपेंड होती हुई, एड्सॉर्बेट अलग अलग कर दिया उसने, एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करती है, और b की जो वैल्यू है वो एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करती है। ओके, एड्सॉर्बेंट, ये अलग अलग बुक्स अलग अलग लिखती है, लेकिन एक्चुअल में जो जितना भी डेरिवेशन किया गया था लैंगम्यूर ने वो ऐसे ही किया था। फाइनली दोनों को बोला कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड कर दिए, तो दोनों के कांस्टेंट को अलग कर दो, बात इतनी सी है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो उसने यहां पर के पी 1 प्लस के पी ऐसे लिखा था, उसने कर दिया k इंटू पी 1 प्लस के बी इंटू पी। अब k और kb की जो वैल्यू है वो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, उससे आपको टेंशन लेना नहीं, क्योंकि वो वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं। कई बार वो वैल्यू सेम होती है, कई बार वो वैल्यू सेम होती है और कई बार वो वैल्यू डिफरेंट होती है, बस इतना ही है। सबको समझ में आ गया? तो इट्स रियली वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बहुत बड़ा यहां पर डेरिवेशन था, ठीक है, बट मैं आपसे फिर से कहता हूं कि एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लो और कॉपी लेके खुद से सोल्व करो ना। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, सादिया पूछ रही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए कि लैंगम्यूर का और यहां पर जो फ्रुंडलिच है, उन दोनों का जो हमारे पास एक्चुअल में जो आइसोथर्म है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली बड़े ध्यान से इसको चेक कर लो। सो ये इस तरीके से निकाला गया, मैथमेटिकली आप खुद से बैठ के निकालो तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतने से पोर्शन को दोबारा देख लेना। सो फाइनली ये डेरिवेशन है, मैं इसको हटा रहा हूं, 1 2 3 1 2 3, आई एम रिमूविंग इट। अब मैंने इसको हटा दिया। फाइनली एक बार हम लोग साइट के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूं, अगर मान लो किसी के दिमाग में नहीं घुसा कि फ्रुंडलिच और लैंगम्यूर के आइसोथर्म में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्चुअली वो है सेम। मजे की बात, आप लैंगम्यूर से फ्रुंडलिच का आइसोथर्म बना सकते हो, बस उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। और वो कैसे हैं, जरा ध्यान से इसको देखो, इसका बताता हूं आपको, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी। सबसे पहले तो फ्रुंडलिच का आइसोथर्म देख लो, जो फ्रुंडलिच था, ठीक है, फ्रुंडलिच का आइसोथर्म वो एक्चुअली था दैट इज x बाई एम, ओके, इज इक्वल्स टू, एंड बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन, फ्रुंडलिच का आइसोथर्म किस पे डिपेंड करता था, प्रेशर टू द पावर 1 बाई n। याद है ना सब लोगों को, बस यही इंपॉर्टेंट है। सो x बाई ए, यहां पर भी उसने कांस्टेंट लगाया था k p रेज़ टू पावर 1 बाई n। इट्स रियली वेरी सिंपल, ये फ्रुंडलिच का आइसोथर्म था, ये तो सबको पता है या। और अब हमने किसका देखा है, लैंगम्यूर का आइसोथर्म। लैंगम्यूर का आइसोथर्म क्या था, इट्स रियली वेरी सिंपल, x बाई एम
विच इज इक्वल टू, अगेन वो सिर्फ प्रेशर की कहानियां बताते हैं और कुछ नहीं, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, x बाई एम इज इक्वल टू a इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस b इंटू पी। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं k इंटू पी डिवाइड बाई 1 प्लस k इंटू पी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, A और B एक्चुअली यहां पर कांस्टेंट है, तो आप घबराओ मत, वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आपका यहां पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक्चुअली A और B का वैल्यू दिया होता है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। सबको समझ में आ गया? इट्स रियली वेरी सिंपल। ओवरऑल यहां पर यही कहानी कहने जा रहे हैं दोनों के दोनों कि भैया प्रेशर पे डिपेंडेंसी कितनी है और कैसी है। अब हम जाके देखेंगे लैंगम्यूर की आइसोथर्म के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? इट्स रियली वेरी सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फटाफट से। असम्पशन मैंने आपको बता दी है कि असम्पशन क्या है। लैंगम्यूर की आइसोथर्म हम लोगों को अभी देखी है। यहां पर जरा ध्यान दो, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहती है? द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये वही चीज उसने बोल दी। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जितनी भी गैस एड्सॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि एड्सॉर्ब, यहां पर एड्सॉर्बेंट का आपने देखो, द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और उसी को उसने अपने तरीके से एक इक्वेशन बना के दे दी, और वो इक्वेशन थी ये वाली, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। ध्यान दो, ठीक है? सोशल अब कोऑर्डिनेशन भी कराएंगे, पहले ये तो पूरा हो जाए यार, छोड़ कैसे दूं बीच में ही, ठीक है? सो फाइनली जरा ध्यान दो, दिस इज द एक्चुअल लैंगम्यूर आइसोथर्म इक्वेशन। मैथमेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपका जो एड्सॉर्प्शन का रेट है एक्चुअली वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर ऐसे डिपेंड करता है। और इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, समझ में आ गया? इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है? अब आप एक एक चीज को ध्यान से देख लो। वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल a और b कॉन्स्टेंट है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली द नेचर ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, जो कि गैस एड्सॉर्ब होगी उस पर डिपेंड करेगा, एंड द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट ऑल्सो। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम वो चीज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है। ओके, सो फाइनली यहां पर तीन चीजों पे डिपेंड करती है, गैस जो कि एड्सॉर्ब हो रही है, यहां पर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, और फाइनली टेम्परेचर, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब मजे की बात देखो, अब यहां पर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया जरा देखो। आपने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन देखी थी, उसको गौर करना। इक्वेशन क्या थी लैंगम्यूर की? दैट इज x बाई एम विच इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई 1 प्लस बी पी। इट्स रियली वेरी इजी। ओके, ये इक्वेशन था। अब हमने ये जो p था उसको नीचे लेकर चले गए, यहां लेकर चले गए। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखो। अगर नीचे लेके चले गए तो क्या बना? x बाई एम अपॉन पी, साथ में बना a अपॉन 1 प्लस बी पी। सही है? आप इसको यू भी लिख सकते हो, इसको आप फ्लिप कर दो, उल्टा करो। उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? p ऊपर चला जाएगा, तो आया p अपॉन एक्स बाई एम विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीपी। उल्टा करोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बना 1 प्लस बीपी अपॉन ए। ओके, अब इसको आप अलग अलग कर दो। अलग अलग करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? ये तो एज इट इज आएगा, ये a चला जाएगा उसके नीचे, तो 1 अपॉन ए, एंड यहां पर इसके नीचे भी जाएगा तो क्या होगा? b अपॉन ए इंटू पी। अब एक लाइन की इक्वेशन है जिसका कंपैरिजन आप कर सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c से। इसका मतलब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। आपको y एक्सिस पे क्या लेना है? प्रेशर अपॉन x बाई एम, ये लेना है y एक्सिस पर। ओके, x एक्सिस पर क्या लेना है? प्रेशर, ठीक है? और ये जो बेसिकली लाइन है वो कहां से ड्रॉ होगा? 1 अपॉन a वैल्यू से ड्रॉ होगा। ओके, और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से, और एक्चुअल में उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज b बाई ए। इट्स रियली वेरी सिंपल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होते हैं, आपको इसको लाइन में कन्वर्ट करना है और फाइनली आप इसको ग्राफ बना सकते हो। नाउ दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप b बाई ए है, और आप इस तरह से उसको बना सकते हो। ओके, सबको समझ में आ गया भाई? अब ये तो सोशल पूछ रहा है, अब देखो चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, यहां पे सवाल पूछ रहा है कि सर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा था, ये क्यों करा? इसका जवाब तो मैंने सरफेस के पहले लेक्चर में ही दे दिया था। मैंने आपसे कहा था भाई करवाएंगे ना, इसके बाद करवाएंगे। और सोच मैंने कहा था कि सरफेस केमिस्ट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन ही करना है। तो फाइनली आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान इस पे लगाओ जो पढ़ाया जा रहा है। अचानक से नए सवाल लेके आओगे, थोड़ी देर में पूछोगे सर शाहरुख खान नई फिल्म नहीं ला रहा, क्या चक्कर है सर?
फ्लॉप हो गया। ऋतिक रोशन नाच क्यों नहीं रहा? हाँ, गुली बॉय इतनी फेमस कैसे हो गई? हाँ, मलाइका अरोड़ा खान किधर गई? सो हमें क्या मतलब है उनसे? पढ़ाई पे ध्यान, जो सामने चल रहा है कम से कम उस पर ध्यान दो। नए नए सवाल लाते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सरफेस केमिस्ट्री सिंपल सा चैप्टर है, उसको कंप्लीट करने के बाद कोऑर्डिनेशन कराएंगे, चिंता मत करो, करवाएंगे, ठीक है? ये हो जाएगा। अब इसका आज कितना, चौथा लेक्चर है आई थिंक। इस वीक में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। अगर आप डिस्टर्ब करना थोड़ा कम कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो फिर कैसे खत्म होगा? आप बताओ। मेरे पे भी जिम्मेदारी है, और आप सोचो कि मैं छुट्टी भी नहीं ले रहा हूं। बिना छुट्टी लिए मैं आपको, हाँ, तो बिना छुट्टी लिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान भी दो ना, विश्वास रखो। और आप एक बात बताओ कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? आपको क्या लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आने वाला? आएगा ना, चिंता मत करो बच्चों, विश्वास रखो कि हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है, आप पूरा सरफेस केमिस्ट्री खोलो, उसमें दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लैंगम्यूर और एक फ्रुडलिच। 100% उनमें से क्वेश्चन आते हैं, और वही चल रहा है, आप उस पर तो ध्यान दो, ठीक है? तो अब देखो, चिंता मत करो। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मजे की बात यह है कि इसके ग्राफ को आप एक और तरीके से बना सकते हो। सो ये पहला मेथड है, आप इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 हटा रहा हूं इसको, ओके? अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जो ये इक्वेशन बनी हुई है आपके सामने, पीछे जरा ध्यान से देखो, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप यूं बना सकते हो। मैंने बना के हालांकि दिखा दिया है, P/x/m, और P ग्राफ बनाना है, और एक वो स्ट्रेट लाइन जाएगा जिसका एक्चुअल में अगर हम लोग ध्यान दे तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज 1/a, जो हम पहले देख चुके हैं। और एक्चुअली इस लाइन का जो स्लोप होगा बेसिकली वो होगा b/a। इस तरह से आप इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यह हम पहले ही बना चुके हैं ऑलरेडी। मजे की बात, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। अब देखो, ऑल्टरनेटिवली आप ग्राफ कैसे और बना सकते हो, कंपैरिजन कैसे करोगे? तो हम लोग जानते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जरा ध्यान से उसको चेक करना, कि x/m अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर x/m विच इज इक्वल्स टू AP/1 + BP, ये पढ़ चुके हैं, ओके? स्मॉल ए लगाओ, कैपिटल ए लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको उल्टा कर दो। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा m/x विच इज इक्वल्स टू, ये भी ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1 + BP/AP। इट्स रियली वेरी सिंपल, ये सामने लिखा हुआ। अब इसको आप अलग अलग कर दो। सो क्या बना? m/x विच इज इक्वल्स टू, यहां से इसको अलग अलग कर दो, क्या बनेगा? 1/AP प्लस यहां से क्या बनेगा? P से P कैंसिल हो जाएगा, B/A। इट्स रियली वेरी सिंपल। कंपैरिजन करो, ये y है, ये c है, ये हमारे पास क्या हो गया? m × x, खत्म। तो अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहो, इट्स रियली वेरी सिंपल। y की जगह क्या लिखोगे? m/x। x की जगह क्या लिखोगे? 1/p। स्टार्ट कहां से होगा? ये 1/a से शुरू होगा। स्मॉल ए ले लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप क्या होगा लाइन का? स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है? नहीं, सी B/a से होगा, ये B/a है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? 1/a। ये लो, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। इट्स रियली वेरी सिंपल, ओके? सो ये बहुत आसान है, ओके? P माने प्रेशर, बोले P क्या है? P माने प्रेशर है। लिख दिया मैंने, यहां सब करेक्ट कर दिया। B/a, स्लोप होगा 1/a, यहां पर 1/p, यहां पर m/x। रियली वेरी सिंपल, बच्चों के जैसा खेल है। आपने एक बार ध्यान दिया तो बहुत आसानी से कर लोगे, कुछ भी नहीं है। जो लोग लेट आए हैं प्लीज आप लोग, ठीक है, इस लेक्चर को खत्म होने के बाद दोबारा देख लेना। तो यहां हमने क्या किया? फ्रुडलिच का आइसोथर्म का ग्राफ भी बना के देख लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो। 1 2 3 गोइंग। सो फाइनली इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से बनाया जा सकता है। अगेन आपके सामने ये ग्राफ रहा, खुद ही देखो, ये m/x 1/p, B/a इंटरसेप्शन और स्लोप लगा है 1/a। सेम चीज जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, ओके? सो अब हम लोग आगे चलने वाले, ध्यान देना। सो फाइनली फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द सॉलिड एड्सॉर्बेट, अब हमें ये टॉपिक करना है। हमारे पास लैंगम्यूर भी खत्म हो गया, ओके? ये हमारे पास खत्म हो चुका है। अब इसको करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, जो कल मुझसे किसी ने पूछी भी थी। सवाल क्या था? सवाल ये था, इसको करेंगे इसके बाद करेंगे जो मैं सवाल यहां पर जवाब देने जा रहा हूं। कल किसी ने मुझसे मेल पे क्वेश्चन पूछा और बढ़िया सवाल था। उसने ये कहा
सब लोग ध्यान देना, अभी अपन इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसको नहीं कर रहे हैं। अभी टॉपिक देखो, हमको पता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन जो होता है, एड्सॉर्प्शन, वो सबको पता है कि घटेगा, यस और नो। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन घटेगा, ये सिंपल सी बात है। मतलब एड्सॉर्प्शन की वैल्यू मैं लिख देता हूं, एड्सॉर्प्शन की वैल्यू घटेगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस एड्सॉर्ब होगा क्या? नहीं, एड्सॉर्प्शन की वैल्यू घटेगी। लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाओगे, सीटी का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, पहली बात तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते नहीं हो, क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए, वो फिक्स होती है। और अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, हाई, चीजों को ध्यान दो, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसके लिए एड्सॉर्ब होना इजी है। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है, बच्चे इसको मिक्स कर लेते हैं। सवाल देखो, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी बच्चे पूछ रहे थे और कई लोगों को पता ही नहीं क्रिटिकल टेम्परेचर का सेंस क्या है, तो मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूं। देखो, एक तो दो स्टेटमेंट है, दोनों अलग हैं। ये पहली स्टेटमेंट है और ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग हैं बच्चों, दोनों सेम नहीं है। और ये तब प्रॉब्लम आती है जब किसी को पता ही नहीं हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। समझ में आ रहा है? अब आप लोग ध्यान दो, अब अगर अभी नहीं जानते हो तो अब के बाद जानने लगोगे, बहुत आसान है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन घटेगा, ये 100% सच है। दूसरी स्टेटमेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी गैस का हाई है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों को पकड़ो। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको वेरी नहीं कर सकते हो, और क्रिटिकल टेम्परेचर निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसका एड्सॉर्प्शन आसान है। अब सवाल यह है कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। राइट डाउन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर माने सीटी होता क्या है? सीटी मतलब बजाने वाली सीटी नहीं है, सीटी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? एंड दैट इज वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। लिखो, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट beyond CT, beyond critical temperature, gas cannot be liquefied. Gas cannot be liquefied. Now this is really very important. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है किसी गैस का, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है किसी गैस का जिसके बाद, अगर वहां तक पहुंच गई तो उसके बाद उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है। अब इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस सपोज, ध्यान से समझना है इसको, इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, मैं इस बॉक्स में समझाता हूं, आपको ध्यान देना। लेट अस सपोज हमारे पास है ना दो गैसेस लेते हैं, ध्यान से समझना है उसको, दो गैसेस। ये हमारे पास गैस ए, ओके, ध्यान से समझना है इसको। ये है हमारे पास गैस ए, जिसका नीचे से चालू कर रहे हैं। देखो, ये टेम्परेचर 0, ये टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो 300 डिग्री सेल्सियस। गैस ए का अपन क्रिटिकल टेम्परेचर मान लेते हैं जी बच्चों, लेट अस सपोज मान लेते हैं अपन 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, मान लेते हैं, मान लिया कि गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यह है कि अगर 250 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बस गई वो, उसके बाद उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते हो। नाउ वी हैव वन मोर गैस, ये गैस है हमारे पास बी, दिस इज गैस बी। अब देखो, गैस ए को मैंने नीचे बनाया, गैस बी को मैंने ऊपर बनाया। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अपन मान लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस या 350 मान लो, चलो 350 डिग्री सेल्सियस मान लिया। एक का है 250 जिसको मैंने नीचे बनाया है, एक का है 350 जिसको मैंने ऊपर बनाया है। तो ऑब्वियसली गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। दीज आर द वैल्यू ऑफ सीटी। नाउ कंफ्यूज मत होना, ये सीटी की वैल्यूज है। दिस इज सीटी, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ए इज 250 एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस बी इज 350। मैं मानने को बोल रहा हूं, सब लोग मान लिया? मान लो एक बार, मान लिया, वेरी गुड। तो अब देखो, आप लोग ध्यान से समझो, मैं अब धीरे धीरे देखो, ये वो टेम्परेचर्स हैं जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, ये वो टेम्परेचर्स हैं। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने मान लो टेम्परेचर कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया? 200 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा सवाल है आपसे,
क्या गैस ए लिक्विफाई हो सकती है? हां। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। क्या गैस बी लिक्विफाई हो सकती है? हां। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो उसका है उससे तो टेम्परेचर अपना कम ही है जो अपन बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? अभी ये देखो, निकिता ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडल्यूच एंड लैंगम्यूर। दोनों अभी थोड़ी देर पहले करवाया हूं, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैंने करवा दी है। ठीक है, सो अब ध्यान से समझो, अगर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 250 वाला भी लिक्विफाई हो सकता है, 350 वाला भी, क्योंकि दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर कम है। अब लेट अस सपोज कि मैंने टेम्परेचर कर दिया 300, मैंने टेम्परेचर कर दिया 300 और मेरा सबसे सवाल है, सब लोग मुझे जवाब दो, अगर मैंने 300 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो क्या गैस ए लिक्विफाई हो पाएगी? क्या जवाब दो, क्या गैस ए लिक्विफाई हो पाएगी? क्या गैस ए लिक्विफाई हो पाएगी? क्या जवाब दो, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 250 था, और क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है कि जिसके ऊपर जाने पर वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब गैस ए लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। पर क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या अब मुझे बताओ कि क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? यस, हां हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से, एक्चुअली उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर आपने अप्लाई किया उससे ज्यादा है। अब अपना दिमाग लगाओ, ये बहुत आसान है, क्योंकि 350 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है और आपने किया हुआ है 300। अब यहां गैस बी तो लिक्विफाई हो रही है लेकिन गैस ए लिक्विफाई नहीं हो रही है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि गैस बी के लिक्विफाई होने के चांसेस ज्यादा हैं हायर टेम्परेचर पे भी एज कंपेयर टू गैस ए। बस आंसर आ गया आपका। भाई कोई पूछ रहे लिक्विफाई का मतलब क्या है? भाई महान, लिक्विफाई का मतलब गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना। बाप रे, कैसे आप साइंस में आए हो बच्चों, आप ऐसे मत करो। लिक्विफाई का मतलब किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना लिक्विफाई कहलाता है बच्चों। कोई पूछ रहा है सर लिक्विफाई क्या होता है, हमें नहीं पता। ऐसे मत करो बच्चों, 12वीं में आ चुके हो, है ना, कंपैरिजन नहीं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगाओ। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से समझाया है, और अगर आप इसको अभी नहीं समझ पा रहे हो तो इट्स रियली वेरी बैड। बता दिया। लिक्विफाई का मतलब होता है किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, किसी गैस को तरल लाना में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको लिक्विफाई कहते हैं बच्चों। ठीक है, पर ना हाँ, बात ये नहीं है, समझो बात ये नहीं है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। भाई आप 12th में हो, एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें बच्चों करो। छोटी मोटी चीजें अगर नहीं आती हैं, इट्स रियली रियली वेरी पैथेटिक सिचुएशन यू हैव बच्चों, और आपको ये आना चाहिए। और एक और बात होता है, देखो मैं क्लियर करता हूं सब लोगों को। somebody saying मत हंसो, नहीं, मैं कहता हूं हंसो। क्यों? जिस पे आप हंस रहे हो उसको, इस चीज को नेगेटिवली नहीं लेना, क्योंकि दुनिया तो हंसेगी। किस किस को रोकोगे? इनफैक्ट जिसकी गलती है उसको समझना चाहिए कि मुझे हंसी पे ध्यान नहीं देना है, मुझे ध्यान ये देना है कि ये छोटी सी चीज मुझे नहीं आती है। डोंट माइंड इट। समझ में आ गया? सो आपको इसको कभी भी माइंड नहीं करना, आपको सिर्फ ये सोचना है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को हंसने दो। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे को एक छोटी सी चीज नहीं आती है, मुझे वो समझना है। और किस किस का मुंह बंद करवाओगे? सारी दुनिया हंसेगी। शुक्र मनाओ कि आज यहां पर हंस रहे हैं, कल आईआईटी में जाके सवाल पूछते तो वो हंसते, तुम आईआईटी में कैसे आ गए? अच्छा है ना, आज तो अपनी फैमिली के अंदर ही लोग हंस रहे हैं। हंसने से तो खून बढ़ता है, और तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं हंसा रहा हूं लोगों को। इट्स रियली वेरी गुड। ओके, सो डोंट माइंड इट, बट द थिंग इज, ठीक है, बट द थिंग इज इसको पॉजिटिवली लो और छोटी मोटी चीजें उसको समझो। सबको समझ में आता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको कभी माइंड नहीं करना बच्चों, हमेशा याद रखो इस चीज को, ठीक है।
मैं डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं बच्चों, ये गलत लिख रहे हो, मैं डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं। आपको मजबूत बनने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी एक बात बोलता है, मैं आज सबसे एक बात बोलता हूं। देखो, दो तरह के लोग हैं इस पूरी कंट्री में। एक तो कहते हैं सब्सिडी दो, गरीब हैं बेचारे, नौकरी नहीं मिल रही, इनको पैसा दो। एक नरेंद्र मोदी जो ये कहता है कोई भीख देने की जरूरत नहीं है, कोई भीख देने की, कोई सब्सिडी नहीं देंगे हम लोग, नहीं देंगे। आप स्किलफुल बनो, अपने आप को एबल बनाओ ताकि आप पैसा कमा सको। इट्स नॉट अ डिप्रेशन। थिंक ऑफ इट कि वो आपका भला चाहते हैं। दोनों की सोच में फर्क है। एक लोग कहते हैं कि जाओ गरीबों को सब्सिडी दो, किसानों को सब्सिडी दो। अरे क्या, कब तक सब्सिडी देते रहोगे? सब्सिडी का मतलब एक्चुअली भीख दे रहे हो आप, और बेचारों को हमेशा मजबूर करते रहते हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो ये कहता है भैया स्किलफुल बनो, स्किलफुल, रोजगार तुम्हें अपने आप मिलेगा, भीख मत मांगो। आपको पता है दो गवर्नमेंट में फर्क है। पहला कहता है बेरोजगारी भत्ता दो, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको पैसा बांटते रहो ताकि वो घर पे बैठे रहें और कभी रोजगार ढूंढने नहीं जाए। नरेंद्र मोदी कहता है मुझे नहीं देना बेरोजगारी भत्ता, नहीं देना, मेरे को, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने देशवासियों को भिखारी नहीं बनाना है। वो ये चाहते हैं कि आप बाहर निकलो, स्किलफुल हो, स्किल डेवलप करो, खुद से कमाओ जाके बाहर। और ये एटीट्यूड जरूरी है। आज इस देश में किसी को कुछ कह देते हो तो बेचारा रोने लग जाता है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन पूरी दुनिया खा जाएगी आप लोगों को अगर आप इस चीज से बाहर नहीं निकले तो। और हमें चाहिए नहीं, ना हमें सब्सिडी चाहिए, ना हमें भीख की नौकरी चाहिए, ना हमें भीख का पैसा चाहिए। हमें ईमानदारी से कमाना है, और अगर कमाना है तो एक्चुअली आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको ये छोटी मोटी चीजें नहीं आती, लोग हंस रहे हैं, तो उसका एक एटीट्यूड बनाओ, हंसने दो लोगों को, बट वो जिस चीज पे हंस रहे हैं उसको इंप्रूव करो जाके। समझ में आता है क्यों हंस रहे हैं वो तुम पे? वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हें आता नहीं है। अब आता नहीं है तो जाके सीखो। हंस रहे हैं जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सवाल यह कि जिस बात पे हंस रहे हैं अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। आज नहीं आता चलेगा, कल नहीं आता वो तुम्हारी गलती है। आज तुम गरीब हो चलेगा, कल अगर गरीब मर गए तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। इट्स रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। और किसी के साथ सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में। आप 12वीं क्लास में आ चुके हो, और अगर 12वीं क्लास में साइंस में 2 साल बिताने के बाद भी तुम्हें ये सब चीजें नहीं आती हैं, इसका मतलब तुम्हें सीखने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट मी टू हैव, आई हैव टू कूल डाउन, नो। So believe in yourself, you can do everything man, you can do everything। और नहीं आता है तो पॉजिटिव। लोग मुझ पे भी हंसते थे यार, आज भी हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग मुझे कहते हैं कि क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा। अरे उनको क्या पता मेरे जज्बे क्या, हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है? अंधेरे में लोगों को रहने का शौक है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जानता हूं ना अपने आप को कि मैं क्या हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं उन लोगों को प्रूव करके दिखा चुका हूं। 3000 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ था, 3.5 लाख पे पहुंचा हूं। एक दिन 10 लाख पे भी पहुंच के बताऊंगा उनको मैं क्या हूं, मैं बताऊंगा। बट अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड एन एटीट्यूड। और तुम सब लोगों को कहता हूं कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है ना, लोग हंसते हैं उसकी परवाह मत करो। किस किस का मुंह बंद करवाओगे? उनका मुंह बंद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सक्सेस। जाओ, सीखो, बाहर निकलो, सक्सेसफुल बनो, बस। दैट इज द ओनली वे। मैंने आज तक परवाह नहीं की कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने आज तक सवाल नहीं पूछा कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया। जनरल कैटेगरी से आता हूं, अरोड़ा हूं, कभी मैंने परवाह नहीं की कि किस नौकरी में मेरी किस तरह की रिजर्वेशन है, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना ही नहीं है। मुझे कोई तरह का भीख नहीं चाहिए, मुझे कोई तरह का रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मुझे कमाना है, खुद के बलबूते पे कमाऊंगा, सरकार को दूंगा, बजाय सरकार को यह पूछने की कि सरकार मेरे को क्या दे रही है। मैं दूंगा सरकार को, मैं कमाता हूं, टैक्स भरता हूं, गवर्नमेंट को देता हूं, जिससे मेरा देश चल रहा है। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी जरूरी है, और ये सारी चीजें मायने रखती हैं। हर बार हम ये सोचते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये नहीं सोचते कि हमको देश को क्या देना चाहिए। और हमको देना है एक स्किलफुल बंदा, एक अच्छा स्किलफुल डॉक्टर, एक अच्छा स्किलफुल इंजीनियर, जिसके पास मेहनत करने को हो,
और तुम्हें करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलने वाला, ये बात समझ लो तुम लोग। और ये पूछना बंद करो कि देश ने हमें क्या दिया, हम देश को क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर बात करो चल के। मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आज तुम्हें लगता हूं मैं डिप्रेस कर रहा हूं, भाई दुनिया में बाहर निकल के देखो, सब लोग तुम्हें डिप्रेस ही करेंगे, उसमें तुमको बाहर निकलना है। और वो तुम कैसे निकलोगे? सीख के, समझ के, पावरफुल बन के निकलो आगे। समझ में आता है? तो परवाह मत करो कोई हंसता है तो, बट द थिंग इज अगर तुम्हें नहीं आता तो वो लोग हंसेंगे। अब सवाल ये है कि वो हंस रहे हैं तो किस बात पे हंस रहे हैं, उसको इंप्रूव करो। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है डोंट लाफ एंड ऑल दैट, नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है हंसो, भरोसा रखो अपने आप पे। जब तुम्हें कोई बोलता है तू गरीब है, तू पतला है, ये है वो है, तब तुम में जोश आता है। तो आदमी को दो तरीके से जोश आ सकता है, या तो तुम सब कुछ कर सकते हो, या फिर कहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दोनों से जोश आता है इंसान को। बस तो तुम्हें वो एटीट्यूड तुमसे समझना है बस। सो फाइनली मतलब बहुत ही साफ है यहां पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आज की क्लास में कि अगर किसी, ठीक है, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो सकती है। इस चीज को समझो, समझ में आ गया? इस चीज को समझो, इट्स रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कुछ नहीं है। और उसी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। और आप जाके क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझो कि वो टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, इसका मतलब बेचारी वो कम टेम्परेचर पे ही ऐसी गैस बन जाएगी जो लिक्विफाई नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, इसमें है क्या? इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, सो गाइज, इट्स नॉट अबाउट मी टू गेटिंग एंग्री, इट्स ऑल अबाउट दैट कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका किसी भी वे से नुकसान हो, इसलिए अपने अंदर सब चीजें शामिल करो पॉजिटिवली। यहां पर आज हम लोगों ने लैंगम्यूर और फ्रूडलिच दोनों आइसोथर्म खत्म कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको अभी नहीं पढ़े हो या समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लो एक बार। ओके, अब विक्रम जो सवाल लिखियो वो मुझे समझ में नहीं आया। एक तो सवाल केयरफुली लिखो। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया बच्चों, माय गॉड, अभी एग्जाम्पल ही बता रहा था। जैसे आप पिछली शीट खोलो, ये देखो, रुको मैं आपको समझाता हूं। somebody saying सर एग्जाम्पल दे दो, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, रुको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेट करना। ये रहा, ये देखो, अब सब लोग ध्यान से देखना, लास्ट बार समझा रहा हूं। और ये इसके लिए कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है? सब देखो भैया, सब लोग ध्यान दो। अब ये तब प्रॉब्लम नहीं होती जब आप एक बार अपने, ये टेबल है जिसमें गैसेस दे रखी है SO2 और NH3, और आपको पता है ये गैस स्टेट में करवाया जाता है। गैस स्टेट में रियल गैसेस में एक ही वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतनी आसानी से लिक्विफाई होता है, और उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है। अब आप जरा ध्यान से देखो, इनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है। बताओ SO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 430, और ये फिक्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अमोनिया के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है 406। अब आप सोचना जरा, मैं यहां से दो गैसेस ले लेता हूं। आप पहली गैस ले ली SO2, अब देखो जरा ध्यान से, मैं यहां पर बना रहा हूं फिर से लास्ट बार। ये पहली गैस है SO2 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है 430। ये लो, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। एक तरफ अपन गैस ले लेते हैं, सपोज करो कि CO2, ठीक है, या फिर आप ये ले लो, कोई भी ले लो, CO2 ले लिया। ऑब्वियसली CO2 का जो आप ध्यान से देखो, CO2 गैस जो है उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। देखो कितना है, 304, ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसका ज्यादा है, उसका कम है, और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब ये ऐसी वैल्यू है जिसके बियॉन्ड इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो आप। अगर आप इसको अचीव कर गए, ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है 430 की, उसके बाद SO2 गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ये इतना टेम्परेचर 304 के बाद CO2 गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। लिक्विफाई का मतलब क्या है? गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना। अब आप देखो क्या किया, आपने दो कंटेनर लिए, उन दो कंटेनर में गैस भर दी, एक में भर दी SO2 गैस, एक में भर दी CO2 गैस। आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। मान लो कि पहले टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस,
अगर 100 डिग्री सेल्सियस था तो दोनों लिक्विफाई हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे तो ये टेम्परेचर कम ही है। आप ये टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, दिस इज योर टेम्परेचर। अब अगर आपने इसको 100 से 300 कर दिया, अभी भी दोनों हो सकती है, क्योंकि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर अभी भी 304 है। तो आप 300 पे भी CO2 को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपने टेम्परेचर कर दिया, मान लो 400 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दिया, तो आप बताओ कि क्या CO2 लिक्विफाई हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर 304 है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जिसके बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये बहुत सिंपल है, 400 डिग्री सेल्सियस विच इज मोर देन 304, उस पर ये लिक्विफाई नहीं हो सकती है। उसमें सिर्फ SO2 गैस लिक्विफाई हो सकती है। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से ये गैस लिक्विफाई होगी और उतनी आसानी से इसका एड्सॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो उसकी एड्सॉर्प्शन भी हाई है, एड्सॉर्प्शन भी हाई। अब इससे आसान शब्दों से तो कौन समझाएगा बताओ? अभी तो क्लियर है ना? बता दो एक बार, अभी तो क्लियर है। अगर जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है और जब लिक्विफाई नहीं होगी तो एड्सॉर्ब कैसे? वही तो कह रहा हूं, लिक्विफाई होगी नहीं तो एड्सॉर्ब कैसे होगी? तो इसलिए तो कह रहा हूं क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होनी चाहिए। और क्या बोल रहा हूं, फारसी थोड़ी कह रहा हूं। अभी समझ में आ गया? चलो तो बहुत बढ़िया है। यही कह रहा हूं कि अगर उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर अगर उसका कम है तो बहुत जल्दी वो गैस उस लेवल पे पहुंच जाएगी जिसके बाद लिक्विफाई होगी ही नहीं। दैट्स इट। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं। इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, एक बार रिवाइज करो अच्छे से, टेंशन मत लो, सब बहुत आसान है। आप एक बार फिर से इसको देख लेना। अगले लेक्चर में मिलेंगे गाइज। और हमेशा याद रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क उस चीज से जरूर पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और अगर आप सोचते हो कि भैया मैं ग्रेट हूं, मुझसे आगे कोई नहीं है, तो फिर आप ग्रेट हो। खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। सो चलो गाइज, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। बस इसी तरह से मेहनत करते जाओ और एक दिन आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपका सिलेक्शन हो, बस यही चाहता हूं मैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।